जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूंजी पर ब्याज के बारे में कि हम लोग जो है पहला चैप्टर चल रहा है हमारा साझेदारी का एक परिचय। इसमें हम लोग जो है साझेदारी खाते के बेसिक चीज़ों को समझते हैं। तो आज की टॉपिक हम लोग का पूंजी पर ब्याज होगा कि पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे किया जाता है और पूंजी पर ब्याज की गणना किस पूंजी पर किया जाता है और यदि वो पूंजी नहीं है तो उसकी गणना कैसे करते हैं और फिर पूंजी पर ब्याज कैसे निकलता है। तो इसके ऊपर पूरा बाकायदे जो है पूरा आज की क्लास रहेगा और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए आप लोग को पूंजी पर ब्याज निकालना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लेंगे और इसके साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल का यहाँ पे क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़ जाए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहें। और अब तो टाइम टेबल भी बता दिया गया है जिसके तहत आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा ताकि आप लोग रेगुलर क्लास करते रहें और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास होते होते पूरा डिटेल के साथ आप लोग का जो है बढ़िया से सारी चीजें मिलता रहेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल तो ज्वाइन करेंगे, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी में होमवर्क दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस होता है। तो प्रैक्टिस कहाँ पे हो पाएगा, तो उसके लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर जाइए और आप जो है उसके लिंक के जरिए जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग को पढ़ना है क्या, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, पूंजी पर ब्याज, इसकी गणना कैसे होती है और ये क्या होता है। तो सबसे पहली बात, ये क्या होता है इसके बारे में आप लोग पहले भी जान चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको बता दें पूंजी पर ब्याज होता क्या है। कोई भी फर्म, ठीक है, कोई भी फर्म जब हमारा कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जैसे कि हमारा यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी, ये तीन पार्टनर हैं और इन तीनों ने एक फर्म स्टार्ट किया है। ठीक है, एक फर्म स्टार्ट किया है, एक साझेदारी बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम हम मान लेते हैं एबीसी फर्म है। ठीक है, इस तरह से हम मान लेते हैं नाम इसका क्या है, एबीसी फर्म है। इस फर्म को स्टार्ट करते समय इन्होंने अपनी अपनी जो है क्या लगाया होगा, अपनी अपनी इन्होंने जो है पूंजी लगाया होगा। क्या लगाया होगा, पूंजी लगाया होगा। तो ये पूंजी जो है इस बिजनेस के पास किस तरीके से रखा जाता है, हमने आपको बताया था पृथक व्यवसाय की अवधारणा के तहत ये माना जाता है कि व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी दोनों अलग अलग हैं, यानी ये फर्म और ये जो है साझेदार, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है, इनके द्वारा लगाई गई पूंजी ये व्यवसाय के नजर में क्या है, एक लोन की तरह है। क्या है, एक लोन की तरह। ठीक है, एक ऋण की तरह। और इसीलिए जो है कैपिटल को क्या माना जाता है, इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी माना जाता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं और हम बार बार बताते रहेंगे। ठीक बात, हम बार बार बताते रहेंगे ताकि आप लोग कभी भूले ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भूलिएगा भी मत। पूंजी क्या है, पूंजी एक दायित्व है, इसी वजह से इसका बैलेंस क्रेडिट होता है और इसी हिसाब से आप लोग को जो है पूंजी खाता का जो है रूल्स रेगुलेशन भी समझाए थे, है ना, सबको याद है पुरानी वीडियोस। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर हम जान गए कि ये लोन है बिजनेस के लिए, तो जाहिर सी बात है लोन पर क्या किया जाता है, लोन पर ब्याज दिया जाता है। तो इसी वजह से ये जो बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस ए को, बी को और सी को क्या करता है, इसी पूंजी पर एक निर्धारित दर से, निर्धारित दर कहां पे निर्धारित होता है, साझेदारी संलेख में। ठीक है, साझेदारी संलेख होता है, उसमें उसका पूंजी पर ब्याज की दर निर्धारित होता है, उसी निर्धारित दर पर उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें ब्याज दिया जाता है। और ये ब्याज कौन देता है, ये ब्याज होता है आईओसी लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कौन देता है, ये फर्म के द्वारा जो है साझेदारों को दिया जाता है। इसलिए फर्म के नजर से ये आईओसी क्या है, आईओसी एक व्यय है। बात समझे, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज क्या है, फर्म के नजरिए से वो एक व्यय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, पूंजी पर ब्याज क्या है, आय है, व्यय है, लाभ है, हानि है, तो याद रखिएगा क्या है, व्यय है। क्यों है, कारण समझ में आ गया। ठीक बात, तो ये दिया जाता है। अच्छा, ये तो हम समझ गए कि साझेदारी संलेख में लिखा रहता है तो उसके हिसाब से निर्धारित दर पे ब्याज दिया जाता है। हम आप लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं और सभी लोग जो है कमेंट में आंसर डालिएगा, नहीं आएगा तो हम आप लोग को आंसर जो है कमेंट में आप लोग को रिप्लाई के जरिए देंगे। ठीक है, क्या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताइएगा। अगर साझेदारी संलेख नहीं होता है तो पूंजी पर ब्याज की क्या दर होती है, ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलें, तो अब हम लोग बात करते हैं पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे होती है, पूंजी पर ब्याज क्या होता है, कौन किसको देते हैं, ये बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे होती है। तो पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए आप समझिएगा कि साझेदारों के मध्य समझौता होने पर साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर समझौते के अनुसार निर्धारित दर पर ब्याज दिया जाता है, जिसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है। हमने बताया ना, समझौते के अनुसार, समझौता क्या होता है, वही साझेदारी संलेख, उसके अनुसार ब्याज दिया जाता है। और इसकी गणना कैसे, उसकी गणना निम्न सूत्र से होती है। कैसे, पूंजी पर ब्याज बराबर विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी यानी जितनी पूंजी लगाया गया, ठीक है, ब्याज की दर जो आपकी साझेदारी संलेख में दिया रहता है प्लस मतलब गुणे अवधि। ठीक है, विनियोजित पूंजी गुणे ब्याज की दर गुणे अवधि। अवधि आपका महीने में होगा। यदि आपका पूंजी कई इंस्टॉलमेंट में है, ठीक है, पूंजी जो है बार बार भी लगता है, जैसे कि शुरुआत में लगा, फिर बीच में लगा, फिर उसके बाद लगा, तो ऐसे करके पूंजी कई बार लगता है। अगर आपके वर्ष के दौरान पूंजी 2-3 बार में लगा है तो वहां पर जो है माह के अकॉर्डिंग जो है वहां पर ब्याज लगेगा। लेकिन अगर पूंजी प्रारंभिक एक बार ही लगा है,
1 अप्रैल को बिजनेस के स्टार्टिंग में, तो वहां पे पूंजी जो है पूरे वर्ष का लगेगा। और जब पूंजी पर ब्याज पूरे वर्ष का लगेगा तो ऐसे कंडीशन में ये अवधि की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, अवधि की जरूरत तब होगी जब निर्धारित वर्ष में जो है कई बार, मतलब जो भी वर्ष है जिसपे आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें कई बार यदि पूंजी लगाई गई है तो। ठीक है, यदि शुरुआत में केवल लगा रहे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कैपिटल, यानी कौन सा कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रेट यानी ब्याज की दर, और बटे में 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। कब, अगर शुरुआत में लगी है, बार बार चेंज नहीं हो रहा है तो। लेकिन अगर बार बार चेंज हो रहा है, लगा है निकला है, लगा है निकला है, ऐसे भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा जहां पे अवधि यानी माह की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में देखिए ब्याज के दर के बटे में 100 होता है और अवधि के बटे में यानी जितना महीना होगा उसके बटे में 12 होगा, क्योंकि वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीना होता है, इसी वजह से। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है पूंजी पर ब्याज की गणना का, समझ में आया। अगर एक प्रारंभिक पूंजी पे डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट इससे निकालेंगे, लेकिन कई बार अगर इंस्टॉलमेंट है तो इस तरीके से। ठीक बात, क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, फिर इसके बाद बोलते हैं, आगे देखिएगा ध्यान से कि सामान्यतः पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। इस पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए यदि आप लोग को दिक्कत होगा तो। ठीक है, नोट क्या है, नोट ये है कि पूंजी पर ब्याज, ठीक है, पूंजी पर ब्याज किस पूंजी पर निकलता है, प्रारंभिक पूंजी पर निकलता है। ठीक है, प्रारंभिक पूंजी पर निकलता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, यानी उसकी गणना प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। ठीक है, इस बात को एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सामान्यतः पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है, परंतु यदि प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी नहीं दिया हो तो हमें सर्वप्रथम प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी होती है। जाहिर सी बात है, पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक पूंजी पर निकाला जाएगा, और अगर प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी ही नहीं हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, उसी को निकालेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी होती है, इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब प्रारंभिक पूंजी कैसे निकलता है तो क्या सूत्र लगेगा, तो इसको आप जो है चाहे तो सूत्र याद करें, चाहे तो एक लॉजिक से समझ लें, लॉजिक ज्यादा बेस्ट है। क्या है, आप समझिएगा कि ऐसे कंडीशन में कि अगर हम लोग बात करें पूंजी खाता की, तो पूंजी खाता में 2 पक्ष होते हैं, वही परिवर्तनशील पूंजी खाता याद रखिएगा। ठीक है, उस परिवर्तनशील पूंजी विधि से उसमें पूंजी खाता देखेंगे तो उसमें 2 पक्ष होता है, एक क्रेडिट पक्ष होता है, एक डेबिट पक्ष होता है। क्रेडिट पक्ष में उन सभी मदों को लिखा जाता है जो पूंजी को बढ़ाते हैं। ठीक है, और डेबिट पक्ष में उन सभी मदों को लिखा जाता है जो पूंजी को घटाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर प्रारंभिक पूंजी नहीं दिया यानी अंतिम पूंजी दिया, अंतिम पूंजी में यानी जोड़ने घटाने वाले सारी चीजें हो चुके हैं, अंतिम बैलेंस है, और अगर उस पे तो पूंजी की ब्याज की गणना किया नहीं तो पूंजी ब्याज प्रारंभिक पूंजी करना है, यानी हम जहां पर जोड़ते थे उसे घटाना होगा और जहां पर घटाते थे उसे जोड़ना पड़ेगा, यानी उल्टा स्टेप चलना पड़ेगा ताकि हम प्रारंभ में पहुंचे। ठीक है, हमें जो है स्टार्ट से ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग मतलब प्रारंभिक, ओपनिंग अवस्था से हम लोग क्लोजिंग अवस्था में जिस तरीके से गए थे, किस खाते में, पूंजी खाते में, ओपनिंग कैपिटल से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल में जाते हैं, बैलेंस बीडी से बैलेंस सीडी पे जाते हैं पूंजी खाते में, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग किसी चीज को जोड़ते थे, किसी चीज को घटाते थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये काम नहीं करना, हमें करना है क्लोजिंग कैपिटल हमारे क्वेश्चन में रहेगा है और हमें ओपनिंग कैपिटल तक जाना है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल रहेगा, हमें ओपनिंग कैपिटल तक जाना है, यानी हमें उल्टा काम करना है। उल्टा काम करना है मतलब जो चीजें जुड़ती थी उसे घटाना होगा और जो चीजें घटाई जाती थी उन्हें जोड़ना होगा, यानी क्रेडिट वाले आइटम को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और डेबिट वाले आइटम को हमें प्लस करना होगा। सिंपल सी बात है, पूंजी पर ब्याज को छोड़ करके। ठीक है, यही हमें काम करना है। तो देखिए इसी हिसाब से हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बना है, और फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक पूंजी बराबर, ठीक है, यही सूत्र है, प्रारंभिक पूंजी बराबर अंतिम पूंजी जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, प्लस जोड़ने वाला आइटम, देखिए जो जो चीजें डेबिट थी वो सारी चीजें जुड़ेंगे। ठीक है, प्लस कौन कौन सा चीजें जुड़ेगा, आहरण जुड़ेगा, आहरण पर ब्याज जुड़ेगा, हानि जुड़ेगा, यही सारी चीजें डेबिट में थी ना, आहरण, आहरण पर ब्याज और हानि, ये जोड़ने वाले आइटम है। और माइनस, माइनस में क्या है, क्रेडिट में जाने वाला आइटम। ठीक है, माइनस में देखिए कौन कौन सी चीजें, साझेदारों का वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक, ठीक है, और लाभ, यही हमारा जो है क्रेडिट में जाने वाला आइटम, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरीके से जोड़ घटाना करने पे हमें कौन सी पूंजी मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी आपकी प्रारंभिक पूंजी। और प्रारंभिक पूंजी मिल गया तो फिर हमें क्या करना होगा, पूंजी पर ब्याज का फॉर्मूला लगाना है और पूंजी पर ब्याज निकाल लेना है। ठीक बात, तो इसी सूत्र के ऊपर आज का हम लोग का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, क्योंकि एग्जांपल से सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना बात। तो चलिए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग बाद में भी इस क्वेश्चन को देख के अच्छे तरीके से समझ पाए। क्या लिखा है, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। लिखा है 31 मार्च 2021 को केशव और बसंत का चिट्ठा निम्नानुसार है। ठीक है, बाकी इंग्लिश में भी है, जिनको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, दायित्व आपके पास है और राशि है। ठीक है, लायबिलिटीज अमाउंट क्या क्या है, केशव की पूंजी, ठीक है, कितना 2 लाख रुपए का, बसंत की पूंजी कितना 3 लाख रुपए का। ठीक है, केशव और बसंत का ये बैलेंस शीट है, इन दोनों की पूंजी दिया है। अब जाहिर सी बात है बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट का डेट देखिए 31 मार्च 2021, कौन सी डेट होगी भाई, 31 मार्च 2021 कौन सा डेट है, अंतिम तिथि है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है इस बैलेंस शीट के अंदर जो पूंजी दिया है, यानी ये 2 लाख और ये 3 लाख, ये कौन सी पूंजी होगा, यही आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा। ठीक बात, ये कौन सा कैपिटल होगा, ये क्लोजिंग कैपिटल होगा, क्योंकि ये अंतिम तिथि का शेष है।
समझ में आ रहा है बात, ये क्लोजिंग कैपिटल होगा, क्लियर बात। अब इसके अलावा फिर क्या बोला है, लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 70,000, ठीक बात। तो यहां पर आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 70,000 रुपए का है, यानी लाभ हानि समायोजन खाता 70,000 रुपए का है, यानी ये ऐसा अमाउंट है जो आपका अभी विभाजित नहीं हुआ, बटा नहीं हुआ है, ठीक है, लाभ बटा नहीं है, बटने से रह गया है, समझ रहे बात ना। ये 70,000 ऐसा लाभ है, अगर आपका लायबिलिटी साइड में कोई लाभ दिया है यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अभी इसका विभाजन नहीं हुआ है, तो आपका जो लाभ बटा रहता है वही आपकी पूंजी को प्रभावित करता है, जो लाभ बटा नहीं वो पूंजी को कहां प्रभावित कर रहा है। यानी इस 70,000 को आप देखेंगे ना, तो इस 70,000 को जो टोटल वाला लाभ होगा उसमें से हटा करके आपको काम करना है, क्योंकि ये पूंजी को प्रभावित ही नहीं किया है, इसीलिए यहां पे दिया है। अगर सारे लाभ बटे रहते यहाँ पे ये नहीं दिया रहता, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है। आगे बताया संपत्ति, तो संपत्ति का हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें केवल पूंजी के हिसाब से ही चीजों को देखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पूंजी पर ब्याज की गणना करना सीखना है, ठीक है। तो ये बात हो गया। आगे बता रहा है क्या, वर्ष 2021 में, ठीक है, यानी इस वर्ष के दौरान, जिस वर्ष का हम लोग का चेठा दिया है, लाभ 1,10,000 था, ठीक है। कितना था, 1,10,000 रुपए का लाभ था, ठीक है, समझे, 1,10,000 का, और 70,000 का लाभ जो है बटा नहीं है, तो कितना लाभ बटा होगा, बोलिए भाई। 1,10,000 का टोटल प्रॉफिट था, यहां पे हम आपको कैलकुलेशन समझा रहे हैं, ठीक है। 1,10,000 का आपका क्या था, टोटल प्रॉफिट था, और इसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना था, 70,000 का। 70,000 का प्रॉफिट क्या था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, बात समझ में आया, यानी अविभाजित था, अविभाजित था। तो बचा कितना, बचा 40,000। तो ये 40,000 का लाभ जो है वही क्या है, वही डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वही जो है विभाजित है, बात समझे, वही जो है विभाजित है, वही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे कंडीशन में पूंजी पर प्रभाव कौन सा लाभ डाला होगा, जो बटा है वही पूंजी पर प्रभाव डाला होगा, यानी केवल 40,000 का ही लाभ हम लोग मान करके जो है उसको जो है इसके अंदर एडजस्ट करेंगे पूंजी निकालते समय, प्रारंभिक पूंजी की गणना करते समय, पूरे लाभ को नहीं ले जाएंगे। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये 70,000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा नहीं है, जो बटा है वही पूंजी पर प्रभाव डालेगा, ठीक बात, क्लियर है। फिर आगे क्या बता रहा है, आगे बता रहा है कि केशव एवं बसंत के आहरण क्रमशः 40,000 एवं 60,000 के थे। तो आपको ये बात पता ही है कि आहरण है ना, बात, आहरण जो है 40,000 और 60,000, वो आहरण क्या इंपैक्ट डालता है, कहां जाता है, जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, उस हिसाब से दिमाग लगाते रहिएगा, ठीक है। फिर बता रहे हैं पूंजी पर ब्याज की दर जो है 6% वार्षिक है, तो देखिए पूंजी पर ब्याज की दर भी दे दिया है। केशव और बसंत की प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए, आपको केशव और बसंत की प्रारंभिक पूंजी निकालना है और उस पर ब्याज की गणना करना है, ठीक बात, क्लियर है। तो चलिए हम लोग जो है कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो है ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ, बात समझ में आए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, हम लोगों को जो है ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले निकालना है, क्योंकि प्रारंभिक पूंजी हमारे पास दिया नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, तो चलिए इसके लिए हम जो है एक नॉर्मल सा फॉर्मेट टाइप में खींच दे रहे हैं, हालांकि फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक साथ निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक बात, ये बात हो गया। बात समझ में आया। यहाँ पर हो गया पर्टिकुलर्स, ऐसे लिखने में ज़्यादा बेस्ट है, हालांकि ये वर्किंग ही है, ठीक है। यहाँ पर हो गया केशव, केशव और बसंत दो लोग थे ना, ये हो गया केशव और ये हो गया बसंत, ठीक बात, ये हो गया, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल को लिखते हैं। भाई इन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है ना बात, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है इन दोनों की। तो देखिए यहां पर इन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपके पास दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, कितना दिया है, क्लोजिंग कैपिटल है 2 लाख केशव का है और बसंत का है 3 लाख, ठीक है, 2 लाख और 3 लाख, ठीक है। केशव का हो गया 2 लाख और बसंत का हो गया 3 लाख, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद रूल्स याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, क्या है, जोड़ने वाली चीजों को घटाते हैं, घटाने वाली चीजों को जोड़ते हैं, यानी पूंजी को बढ़ाने वाले आइटम को हम लोग को माइनस करना है और पूंजी को घटाने वाले आइटम को हमें प्लस करना है, ठीक बात। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाले आइटम लिखते हैं, यानी पूंजी को घटाने वाले आइटम। तो कौन सा चीज प्लस होगा, तो आपको पता है इस क्वेश्चन में देखिए आहरण दिया है ना बात, ये आहरण जो है वो क्या होता है, वो डेबिट में जाता था ना, यानी पूंजी को घटाता था ना, तो इस बार क्या होगा, पूंजी को बढ़ाएगा, प्लस करेगा, यानी 40,000 केशव का आहरण और 60,000 जो है बसंत का आहरण, ये हमारा जो है इधर जाएगा जोड़ने वाले आइटम में, ठीक है। तो हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। ऐड क्या हो रहा है, ड्राइंग्स, आहरण 40,000 और कितना था, 40,000 और 60,000 है ना, यही था 40,000 और 60,000, ठीक बात, बिल्कुल सही है, 40,000 और 60,000, समझ में आ रहा है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया गया, कितना हो गया, 2,40,000 और ये कितना हो गया, 3,60,000, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद क्वेश्चन में आगे हमारा लाभ दिया है 1,10,000, लेकिन ये 1,10,000 पूरा नहीं प्रभाव डालेगा, कितना प्रभाव डालेगा, केवल 40,000 डालेगा। हमने कैलकुलेशन आपको समझाया, क्यों, क्योंकि इसमें से 70,000 जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, इसलिए केवल 40,000 प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो ये 40,000 का आपका लाभ है,
तो क्या हम 40,000 दोनों में ऐसे ही लिख देंगे? 40,000 कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि लाभ क्या होता है, जुड़ता है कि माइनस होगा। तो देखिए ऐसे तो लाभ पूंजी को बढ़ाता है, लेकिन यहां पर पूंजी को घटाएगा, क्योंकि हम लोग प्रारंभिक पूंजी पे जा रहे हैं। ठीक बात। तो हमें क्या करना होगा, यहां पे से माइनस करना होगा। क्या चीज? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो माइनस होगा, लेकिन कितना? तो यहां पर हम यहां पर कैलकुलेशन में शो कर दे रहे हैं कि 1,10,000 में से 70,000 माइनस करने के बाद, ठीक है, ये प्रॉफिट आपका जो है माइनस होगा। लेकिन अब ये प्रॉफिट हमारा माइनस होगा, यानी 40,000 प्रॉफिट माइनस होगा, लेकिन 40,000 कितना? इन दोनों में 40,000 डाला जाएगा। कितना डाला जाएगा? तो जो लाभ हानि अनुपात होगा, जिस तरीके से बटा होगा, उसी तरीके से इनमें से माइनस भी होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लाभ हानि अनुपात है क्या? पूरा क्वेश्चन आपके सामने कहीं भी है? तो बिल्कुल नहीं है। तो इसी समय आपको वो नियम याद करना पड़ेगा जो हमने आपको बताया था। क्या? साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। उसमें हमने बोला था कि जब साझेदारी संलेख में लाभ हानि अनुपात नहीं दिया रहता है, तो ऐसे कंडीशन में साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि को किस तरीके से बांटा जाता है? बराबर बराबर समान अनुपात में। याद है? बराबर बराबर। यानी यहां पर जो लाभ है 40,000, ये 40,000 लाभ उन दोनों में कैसे बटा होगा? बराबर बराबर बटा होगा। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से यहां पर जब हम लोग माइनस करेंगे तो इस 40,000 के लाभ में से 20,000 इसमें से माइनस हो जाएगा और 20,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि साझेदारी संलेख नहीं था। ठीक है, तो 20,000 माइनस हो जाएगा, यानी अब बचा कितना? 2,20,000। और यहां पर कितना बचा? 3,40,000। ये यहां पर बचा। तो यही आपका जो है फाइनल जो है क्या है? इनकी ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, हम लोगों ने क्या निकाल लिया? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालना था ना, निकल गया, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं जिसको जोड़ना घटाने की जरूरत है। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल निकल गया। सबको समझ में आ गया है ना? बात दो ही चीज था ना भाई, एक लाभ था और एक आहरण था, और कुछ था ही नहीं। बाकी कुछ रहता तो उसके हिसाब से, सूत्र के हिसाब से जोड़ते थे, वो जोड़ते, जो घटाते थे वो घटाते। हो गया बात। तो हम लोगों ने केवल अभी ओपनिंग कैपिटल निकाला है। हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा था? पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। तो पूंजी पर ब्याज हमें निकालना बाकी है। तो कैसे निकलेगा पूंजी पर ब्याज? तो देखिए, हम लोग जो है ओपनिंग कैपिटल निकाल लिए ना, तो पूंजी पर ब्याज की गणना अब हम लोग क्या करेंगे? इसी तरीके से करेंगे जो फॉर्मूला कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें जब पता ही चल गया कि हमारा प्रारंभिक पूंजी कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकल जाएगा। ठीक बात। सबसे पहले हम लोग किसका निकाल लें? सबसे पहले हम लोग केशव का निकाल लें। केशव का, तो केशव की पूंजी कितनी होगी? केशव की पूंजी होगी 2,20,000। ठीक है, पूंजी। फिर उसके बाद जो है इनकी पूंजी पर ब्याज की दर कितनी है? प्रारंभिक पूंजी पर ही ब्याज लगता है ना, तो हम लोग 2,20,000 प्रारंभिक पूंजी निकाली है, और ब्याज की दर है 6%। ठीक है, तो 6% हम लोग यहाँ पर जो है इसका निकालेंगे। तो 6 बटे में क्या हो गया? 100। ठीक बात। अब उसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 0 0 कट गया, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 00। ठीक है, फिर 6 दूना 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 दूना 12 1 13, यानी 13,200 रुपए जो है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। किसका? केशव का। ठीक है, अब बसंत का देख लें, तो बसंत का हमारा कितना हो जाएगा? बसंत की पूंजी है 3,40,000। ठीक बात, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों में सेम है, यानी 6%। तो 6 बटे में 100, 2 जीरो से ऐसे ऐसे कट गया, और फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो 00, और फिर 6 चौके 24 का 4, हासिल लगा 2, और 6 3 18 2 20। सही है ना? 6 3 18 2 20, यानी 20,400 जो है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ठीक बात। तो ये हो गया आज का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सब लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा पूंजी पर ब्याज क्या होता है, पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन कैसे होता है, और यदि प्रारंभिक पूंजी नहीं दी होती है तो प्रारंभिक पूंजी की गणना कैसे करते हैं और उस पर पूंजी पर ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये है एक आसान सा क्वेश्चन। आप लोग को जो है प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके भी न्यूमेरिकल्स अगर आपको नहीं आते तो वो भी वीडियो लेक्चर के जरिए आपको जो है पूरा एक एक चीज बताया जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग का न्यूमेरिकल्स आगे मिलता रहेगा। आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आहरण पर ब्याज के बारे में। आज हम लोगों ने पूंजी पर ब्याज सीखा, अगला हम लोग वीडियो रहेगा कि आहरण पर ब्याज वो कैसा होता है, किस तरीके से उसमें गणना किया जाता है, और उसके भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने लाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।